तो भाई कमाल की बात यह है कि वो देश जो कभी भी ठीक तरीके से इंडिया के साथ नहीं खड़े हुए हैं, उन देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज बड़े सरप्राइज फील कर रहे हैं कि भाई इंडिया आंखें मूंद कर हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है। तो आइए जरा इन मेल्टडाउन्स को आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो भाई पिछले एक हफ्ते में जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, तब से जो इंडियन लिबरल्स हैं और जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं खासकर, उनका बहुत सारा मेल्टडाउन हो रहा है कि भाई इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ वोट पास किया गया था, उसमें एब्सटेन क्यों किया, वोट क्यों नहीं किया। अब देखिए, इससे पहले कि हम इन मेल्टडाउन्स को डिस्कस करें, दो तीन चीजें उसके पहले डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक समय पर दो चीजें सही हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रशिया कर रहा है इस समय पर यूक्रेन में, वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इलीगल है और एक वॉर क्राइम है। रशिया ने बेसिकली एक सॉवरेन देश के ऊपर एक इन्वेजन किया है, लेकिन ये बात सच होने के साथ साथ इंडिया के पास भी ये पूरा अधिकार है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहे। क्योंकि देखिए, इंडिया का सबसे पहले तो रशिया के साथ एक बहुत पुराना और बहुत डीप डिफेंस रिलेशनशिप है। क्या वेस्टर्न देश जो हैं वो इंडिया को प्रॉमिस करने को तैयार हैं कि जो भी वेपन्स इंडिया को रशिया से मिलते हैं वो वेपन्स फ्री में वेस्ट उनको प्रोवाइड करेगा? और दूसरी बात कि वेस्टर्न देश जो हैं उन्होंने कई बार इंडिया को धोखा दिया है। याद कीजिए कि जिस समय पर इंडिया गोवा को पोर्चुगीज कॉलोनियल कब्जे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उस समय यूएस और यूके ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया था इंडिया के खिलाफ। उस समय पर इंडिया की मदद किसने की थी? रशिया ने, जो उस समय पर यूएसएसआर हुआ करता था, जिन्होंने उस वोट को वीटो किया था। 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय पर यूएस और यूके जो थे वो एक्टिवली पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया को हराने में। उस समय पर इंडिया के साथ कौन खड़ा था? रशिया खड़ा था, जिन्होंने अपने सबमरीन्स बे ऑफ बंगाल में भेजे थे, जिन सबमरीन्स को देख के फिर यूके और यूएस वहां से भाग गए। वेस्ट आज भी इंडिया का जो क्लेम है जम्मू एंड कश्मीर पर, खासकर पीओके पर, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। पिछले 30 सालों से जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड हुआ है और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, उसके खिलाफ कितनी बार वेस्ट ने आवाज उठाई है। जब चाइना इंडिया के बॉर्डर्स पर अग्रेशन करता है, जो गालवान का अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, उसमें कितने वेस्टर्न देशों ने इंडिया को सपोर्ट किया था सामने से आकर। तो जब आप लोग इंडिया को धोखा दे सकते हैं, जब आप लोग इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना इश्यूज में न्यूट्रल हो सकते हैं, तो भाई इंडिया के पास ही पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहे। इनफैक्ट इंडिया तो एक स्टेप आगे बढ़ चुका है जब मोदी जी ने पुतिन को फोन करके बोला है कि इस मामले को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। उसके ऊपर से इंडिया ने यूक्रेन को मदद का सामान भी भेजा है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और उसमें इंडिया का क्या रोल है, ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन देखिए, वेस्टर्न देशों के कुछ लोगों को और खासकर इंडियन लिबरल्स को ये कॉम्प्लेक्सिटी समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई इंडिया के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वेस्टर्न देश के लोग बोलें कि बहुत अच्छे टॉमी, ये ले बिस्किट खा। और वेस्टर्न देश के कुछ लोग इस बात पर नाराज हैं कि यार, एक ऐसा देश जो साला हमारा गुलाम हुआ करता था, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी बात मानने से इनकार कर दे। तो देखिए, एट द सेम टाइम वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट और वेस्टर्न जर्नलिस्ट के बीच में डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो समझती हैं कि भाई इंडिया और रशिया के बीच में एक पुरानी रिलेशनशिप है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन इंडियन और वेस्टर्न कमेंटेटर्स जो रातों रात कोविड एक्सपर्ट से फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बन गए हैं, उनका मेल्टडाउन हो रहा है। प्रशांत भूषण और बॉक्सिंग चैंपियन राजदीप सरदेसाई दोनों कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने जो ये एब्सटेन करने का काम किया है वो गलत किया है, इंडिया पेटी पॉलिटिक्स कर रहा है, इंडिया एक नंबर का कायर देश है। अब भैया, जिन लोगों को पिछले 8 साल से लग रहा है कि इंडिया रातों रात एक फैसिस्ट देश बन गया है, उनको यही लगेगा ना कि इंडिया अगर अपनी देखभाल करने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत है, और ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो वेस्ट और यूक्रेन को सपोर्ट करे। इसके बावजूद कि जब 1998 में इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, उस समय यूक्रेन ने इंडिया को अपोज किया था। आज उन्हीं न्यूक्लियर टेस्ट और उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम की बदौलत चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर चढ़ाई नहीं कर रहा है, और आज भी यूक्रेन जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को वेपन्स बेचता है। तो यूक्रेन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन इंडिया को अलाउड नहीं है कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में न्यूट्रल रहे।
मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। भारत के बहादुर कार्टूनिस्ट जो है वो इंडिया को कायर बोल रहे हैं न्यूट्रल रहने के लिए और वोट से एब्सटेन करने के लिए। जिन लोगों को मुलुंड और पोलैंड के बीच में साला डिफरेंस नहीं पता है, वो लोग रातों रात फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बन गए हैं और पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि भाई इंडिया को किस तरह से वोट करना चाहिए। महुआ मोइत्रा जी जो वॉर फिल्म से फॉरेन पॉलिसी सीख कर आई हैं और जिनको ये नहीं पता कि कश्मीर में साला लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती हैं, वो भी आजकल फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बनी हुई हैं और इंडिया के लोगों को ज्ञान दे रही हैं कि भैया हमको फॉरेन पॉलिसी अपनी कैसे मैनेज करनी चाहिए। एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन को देख लीजिए, कितना डेस्परेशन है इस इंटरव्यू में, जरा आप खुद देखिए। Is there a sense of disappointment within the Biden administration that India, which is such a close partner, has chosen to take a sort of fence-sitter's position? I wouldn't say that. What I would say is that we understand that the relationship that India has with Russia is very different than the relationship that the United States has with Russia. गजब बेइज्जती है। Been asking is not just India, but all other countries that have a relationship with Russia to use that leverage for constructive purposes. सदानंद धूमे एक और इंडिया एक्सपर्ट हैं जो वेस्टर्न देशों में रहते हैं, जिन्होंने कहा था कि भाई हिंदुओं को राम मंदिर वापस बनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने सीएए को जबरदस्ती एक मुस्लिम बैन बोलने की कोशिश की थी। वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया के सेक्युलर वैल्यूज को बहुत ठेस पहुंच रही है क्योंकि इंडिया इस वोट से एब्सटेन कर रहा है। फिर आते हैं हमारे नाराज गुस्सैल वेस्टर्नर्स। एक इंग्लैंड की राखी सावंत है जिनको ट्विटर पर अटेंशन चाहिए थी, जो बोल रहे हैं कि भाई यूके जो है वो 55 मिलियन पाउंड भेजता है इंडिया को। अगर इंडिया वेस्टर्न देशों को सपोर्ट नहीं करता है, उनके फेवर में वोट नहीं करता है, तो वो पैसे यूके को भेजने से मना कर देना चाहिए। और लोग भी यूके में है जो यही चीजें बोल रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो रिप्लाई डाला है ना लोगों ने, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। किसी ने लिखा कि $55 मिलियन तो ऐसे भी कुछ नहीं है इंडिया के लिए, हमको जरूरत भी नहीं उस पैसे की। तो फिर उस बंदे ने बोला कि ठीक है फिर वापस भेज दो। और फिर उसके नीचे किसी इंडियन ने इंग्लैंड की क्वीन का जो क्राउन है उसकी फोटो डाली, जिसमें कि कोहिनूर का जो डायमंड है जो इंडिया से चुराया गया है वो डायमंड लगा हुआ है, और बोला कि ले भाई इसका इस्तेमाल कर ले एंड कीप द चेंज। और कमाल की बात तो यह है कि अंग्रेज लोग आज भी इंडिया को अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आपका राज 70 साल पहले खत्म हो गया यार। ब्रिटेन जो है ना उस एक्ट्रेस की तरह है जो 30 साल पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, सब लोग उसको प्यार करते थे, लेकिन आज बेचारी बूढ़ी हो गई है, कोई पूछता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ा है, तो बेचारी आजकल खाली प्लास्टिक सर्जरी करवाती रहती है, मीडिया में जाके उल्टे सीधे बयान देती रहती है, ताकि कम से कम एक रेलेवेंसी तो बनी रहे। एक और चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि जो यूएनएससी में वोट किया गया ना, उसमें 55% जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसने या तो एब्सटेन किया है या फिर वेस्ट के देशों के खिलाफ वोट किया है। लेकिन फिर भी वेस्ट कह रहा है कि भाई पूरी दुनिया हमारे साथ है, सिर्फ इंडिया हमारे अगेंस्ट खड़ा है। अमेरिका की जर्नलिस्ट बोल रही है कि देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि इंडिया जैसी डेमोक्रेसी अमेरिका के साथ नहीं खड़ी है। तो ये मैडम एक ऐसे देश से है जिसकी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में रेजिम चेंज ऑपरेशन किए हैं, उनकी गवर्नमेंट्स को टॉपल किया है, जो दूसरे देशों की डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं लेकिन इंडिया को डेमोक्रेसी सिखाने आ रहे हैं। In 1953, the CIA, along with the British government, supported a military coup to overthrow the democratically elected Prime Minister of Iran, Mohammad Mossadegh. In 1954, the CIA organized a military coup to oust Guatemala's democratically elected president, Jacobo Arbenz. On the other side of the globe, Ngo Dinh Diem was the US-supported leader of South Vietnam during the beginning of the Vietnam War. But in an interesting twist, the Kennedy administration decided he was an ineffective leader at a time when they were attempting to defeat the Communist North. So in 1963, the CIA helped plan a military coup that ended with Diem's assassination. The CIA has released documents that prove their involvement in these cases and many more. मतलब ये तो वही बात हो गई कि राखी सावंत कंप्लेन कर रही हैं कि यार आजकल की लड़कियां कपड़े बड़े छोटे छोटे पहनती हैं। एक अमेरिका की मैडम है जो महाभारत का इस्तेमाल कर रही हैं इंडियंस को ज्ञान पेलने के लिए कि भाई इंडियंस को वेस्ट के सपोर्ट में वोट करना चाहिए। यही होता है जब लोग महाभारत के बारे में विजन आईए से सीख कर आते हैं। भैया महाभारत में सबसे बड़ी चीज हमें यह सिखाई जाती है कि हमें अपना धर्म का पालन करना चाहिए। इंडिया का धर्म है इंडिया के हित की देखभाल करना, इंडिया के लोगों के हित की देखभाल करना, और जिसका मतलब है जो इंडियन स्टूडेंट्स इस समय पर यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी देखभाल करना। और इंडिया की न्यूट्रलिटी की वजह से और इंडिया के नेगोशिएशन टैक्टिक्स की वजह से इस समय पर इंडिया ऑलमोस्ट 16,000 स्टूडेंट्स को यूक्रेन से इवैक्यूएट कर चुका है। और वेस्टर्न देश जो है वो इस समय पर इंडिया को ज्ञान पेल रहे हैं, जिस समय पर क्रेडिबल रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में कि यूक्रेन में
एशियन इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ और अफ्रीकन स्टूडेंट्स के खिलाफ बुरी तरह से रेसिज्म हो रहा है। उनको ट्रेनों पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ट्रेन के लोग बोल रहे हैं कि पहले सिर्फ गोरे यूक्रेनियंस को ट्रेन में चढ़ाया जाएगा, उसके बाद ब्राउन और ब्लैक लोगों को चढ़ाया जाएगा। Kimberly, there has been so much suffering, so much indignity that we have seen come out of Ukraine in the past 10 days. But many of us have been struck by the images of basically black and brown refugees who are being turned away from some of the neighboring countries. For the past week or so, we've been seeing some really horrifying and sad images of African students and Indian students, this black and brown foreign residents of Ukraine, being turned away, particularly at the Polish border. But what I also want to draw attention to is this isn't just a problem at the border. Brown and black foreign students and residents are having trouble even getting to the western Ukrainian border to get out. We've seen images and I've heard stories of students being taken off of buses, being kicked off of trains. African and Indian women and Middle Eastern women who have children are not being allowed onto these buses and trains. You have instances of African and Indian students having to protest just to be able to get women and children who are black and brown onto these buses and trains. कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वेस्टर्न लीडर्स जो है वो बहुत नाराज हैं इंडिया के खिलाफ कि भाई इंडिया ने एब्सटेन किया है। तो उनको मैं देखो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, 4 चवन्नी घोड़े पे वेस्टर्न देशों के लीडर्स का ओपिनियन मेरे। और देखिए भाई, अगर वेस्टर्न देशों को इंडिया का सपोर्ट चाहिए तो वो बहुत सिंपली आप पा सकते हैं। 3 चीजें करनी है आपको। पहला कि इंडिया का जो पीओके के ऊपर क्लेम है उसको सपोर्ट कीजिए। आप बोलिए कि पाकिस्तान पीओके को खाली करो और इंडिया को वापस दो। आप चाइना को बोलिए कि अक्साई चीन भी इंडिया को वापस करे और चाइना को बोलिए कि इंडिया के बॉर्डर्स में दखलंदाजी करना बंद करे। और तीसरी बात कि जो वेपन्स इंडिया को रशिया से मिल रहे हैं वो वेपन्स आप इंडिया को रिप्लेस करने में मदद कर दीजिए और बोलिए कि इंडिया के खिलाफ कोई भी हिंसा करेगा तो वेस्ट उसको डिफेंड करेगा। सिंपल सी बात है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बोल दो डील या नो डील। और देखिए, सच्चाई ये है कि मीडिया में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ इंडिया है जो रशिया के साथ खड़ा है या न्यूट्रल हो रखा है, बाकी सब लोग वेस्टर्न देशों के साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई जैसा मैंने पहले कहा है कि 55% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो या तो एब्सटेन कर रही है या वेस्ट के खिलाफ खड़ी है। उसके ऊपर से वेस्ट के कई ऐसे एलाइज भी हैं जैसे इजराइल, जैसे कई गल्फ के देश जो कि या तो न्यूट्रल हैं या एब्सटेन कर रहे हैं। इनफैक्ट मेक्सिको, फिलीपींस और ब्राजील जैसे कई लैटिन अमेरिकन देश भी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में न्यूट्रल स्टैंस लिया हुआ है। तो जबरदस्ती इंडिया के पीछे क्यों पड़े हुए हो यार? देखिए, इस पूरे मामले से अगर इंडिया को एक चीज सीखनी चाहिए तो वो है कि इंडिया को सिर्फ अपने राज धर्म का पालन करना चाहिए। और दूसरी चीज अगर जो इंडिया को सीखनी चाहिए कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर यूक्रेन के सिचुएशन से हमने कुछ सीखा है तो ये सीखा है कि कोई भी देश सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड कर सकता है। और इसलिए इंडिया को सबसे इंपॉर्टेंट ये काम करना है कि इंडिया इस समय पर दूसरे देशों से वेपन्स खरीदता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय पर यह है कि वेपन्स की इंडिजनाइजेशन की जाए, यानी इंडिया अपने खुद के देश में वेपन्स डेवलप करे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या रिएक्शन रहा है जो इंडिया के लिबरल्स हैं और जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं जो इंडिया को गालियां दे रहे हैं न्यूट्रल रहने के लिए, एब्सटेन करने के लिए। उनके बारे में आप क्या सोचते हो, आपके क्या ओपिनियंस हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए। इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। अगर आप शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो शो के एक पेट्रियन और यूट्यूब पर मेंबर भी बने। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।